नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सहलग्नता, लिंकेज। सहलग्नता किसे कहते हैं? जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स जो होते हैं वो जब एक दूसरे के साथ ही संलग्न हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ही जुड़े रहते हैं, तो इस तरह के जो जीन्स होते हैं उन्हें हम सहलग्न जीन्स कहते हैं। इन जीन्स को लिंकेज जीन्स या सहलग्न जीन्स कहा जाता है और इस स्टेज को जो है वो सहलग्नता या लिंकेज कहा जाता है। जैसे है कि हम देखते हैं ये क्रोमोसोम से डायग्राम में दिखाया गया है। क्रोमोसोम्स पे पाई जाने वाली लीनियर फॉर्म में जीन्स अरेंज होती है ABCD। ये जीन्स जब क्रोमोसोम्स के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्लाज़्मेटा फॉर्मेशन होता है। क्लाज़्मेटा फॉर्मेशन के साथ जितना सेगमेंट जो होता है गुणसूत्र का जब दूसरे गुणसूत्र पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो ट्रांसफ़र होने के साथ साथ जीन्स का जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट्स के साथ साथ ये जीन्स भी जो होती है वो ग्रुप के अंदर ही चली जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर उस ग्रुप्स ऑफ जीन्स का दूसरे गुणसूत्र पार्ट पर जुड़ जाना ही यहाँ पर लिंकेज या संलग्नता कहलाता है। इसी प्रकार जो एक ही गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जो जीन्स होती हैं उनकी जो हेरिडिटी होती है वो एक साथ होती है और जिन्हीं कारण इन्हें हम लिंकेज जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल लक्षणों को जो लक्षण होते हैं उनको सहलग्नी लक्षण कहते हैं। ये जीन्स के समूह को जो कि पूरा ग्रुप्स होता है उसे हम लिंकेज ग्रुप्स कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको एक छोटे से उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जीन्स होती हैं वो एक जीन होता है वो एक लक्षण को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जब भी क्रोमोसोम का पूरा सेगमेंट जब ट्रांसफ़र हो जाता है उस सेगमेंट पे पाई जाने वाली जीन्स है, जैसे BCD पार्ट टूट कर अलग हो गया तो BCD पार्ट पे जो है उन जीन्स के द्वारा पर्टिकुलर अलग अलग लक्षण भी प्रकट की जा सकते हैं और तीनों मिलकर किसी एक लक्षण को भी ये प्रकट कर सकती है। तो इस तरह जो है पूरा का पूरा ग्रुप ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसे इनके द्वारा प्रदर्शित करने वाले लक्षणों को हम यहाँ पर सहलग्न लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो मेंडल ने इसका जो है वो स्वतंत्र उपयोग यानी इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नियमों का यहाँ पर डेरिवेशन या विचलन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका सर्वप्रथम जो स्टडी है वो बैटसन और पुनेट के द्वारा 1906 में इसकी स्टडी की गई थी, जिसमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि जैसे कपलिंग का जो होता है युग्मन की प्रक्रिया जो क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती है और उसके अंदर ही रिप्लिकेशंस यानी प्रतिकर्षण की जो हाइपोथेसिस होती है, अवधारणा जो होती है उसको इन्होंने दिया था और उसने इसमें प्रयोग में बताया था कि जो उन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो मीठी मटर यानी लाइथ्रस ओडोरेटस पे उन्होंने ये प्रयोग किए थे और इसके लिए उन्होंने इस एग्जाम्पल का उपयोग किया था। जैसे जो है वो दो प्रकार के मीठी मटर के ऊपर दो प्रकार के लक्षणों का उपयोग किया। जैसे पर्पल कलर है वो कैपिटल BB से प्रेजेंट होता है और लॉन्ग है मटर की जो फली है वो लॉन्ग है तो कैपिटल LL से उसको, और दोनों ही कैसे हैं डोमिनेंट यानी प्रभावी है। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल B और कैपिटल L। और इसी तरह जो दूसरा कैरेक्टर उन्होंने यूज़ किया वो है रेड और राउंड। रेड जो मटर थी रेड कलर वो स्मॉल b और राउंड है वो स्मॉल LL से इसको ना, और ये जो है वो रेसेसिव यानी अप्रभावी था और इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल b और स्मॉल l से। और इसका जब F1 इसकी जो पहली पीढ़ी जो प्राप्त होती है वो F1 वो हमें पर्पल और लॉन्ग हमें प्राप्त होती है, जिसके अंदर दोनों ही प्रकार के गैमेट्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन नॉन डोमिनेंट होने के कारण
रेड और राउंड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन डोमिनेंट ब्लू, पर्पल और लॉन्ग हमें यहाँ पर F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त हो जाता है। अब इसका यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवाया हमने। यहाँ पर देखिए जो हमें F1 पीढ़ी से हाइब्रिड्स जो प्राप्त हुआ था, उस F1 पीढ़ी के हाइब्रिड से प्राप्त हाइब्रिड्स का संकरण हमने शीश अवस्था के अंदर, यानी कि शीश अवस्था के अंदर जो रिसेसिव कंडीशंस का जो होता है उससे हमें यहाँ पर क्रॉस करवाया जाता है। जैसे रेड राउंड रिसेसिव है, स्मॉल BBLL, इस प्रकार की जो मीठी मटर होती है उससे हाइब्रिड्स का क्रॉस करवाने पर हमें जो यहाँ पर गैमेट्स प्राप्त होते हैं। देखिए इस तरह से जो गैमेट्स प्राप्त होते हैं और इसका जो रेशियो है, अगर हम यहाँ देखें तो ये कैपिटल, इसके हाइब्रिड्स के जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल B कैपिटल L स्मॉल b, कैपिटल L कैपिटल B स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल l, और इसके जो इस तरह से हमें ब्लू लॉन्ग कैपिटल B इसका क्रॉस, और इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल B स्मॉल b और स्मॉल l बनेंगे। इनका जब क्रॉस करवाया तो इस तरह से हमें ब्लू लॉन्ग, रेड लॉन्ग, ब्लू राउंड और रेड राउंड, तो 7:1:1:7 की रेशो हमें प्राप्त होता है कि हमें यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस कब करवाते हैं? जबकि F1 पीढ़ी में हाइब्रिड्स का यूज़ किया जाता है और हाइब्रिड्स के साथ रिसेसिव्स का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो इस अवस्था के अंदर शीश अवस्था के अंदर इस अवस्था को शीश अवस्था कहा जाता है। और यहाँ पर जो देखिए रिकॉम्बिनेंट बने हैं, तो रिकॉम्बिनेंट यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है वो 1:1 के रेशियो के अंदर ही होती है। तो ये रिकॉम्बिनेंट बाय क्रॉसिंग ओवर के द्वारा हमें प्राप्त, जबकि जो 7 प्राप्त हुए हैं, देखिए 7 है ब्लू लॉन्ग, ये हमें 7 फॉर्म में प्राप्त हुए हैं, और रेड राउंड जो है वो भी 7 प्राप्त हुए हैं। तो ये है पेरेंटल लिंकेज, यानी जीन जो है वो पेरेंटल लिंकेज के अंदर सबसे अधिक ट्रांसफ़र होते हैं। अगर हम ट्रांस अवस्था के अंदर देखें तो कपलिंग के अंदर, तो सबसे देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है ब्लू और राउंड, यानी कि ब्लू तो है वो डोमिनेंट होता है और राउंड है यानी स्मॉल LL। इसके गैमेट्स का यूज़ किया है कैपिटल B स्मॉल l, और यहाँ पर रेड लॉन्ग स्मॉल BB और लॉन्ग कैपिटल LL। ये अब हम ट्रांस अवस्था के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे स्मॉल b और कैपिटल L की गैमेट्स बनते हैं। तो F1 पीढ़ी के अंदर हम जो देखते हैं, तो F1 पीढ़ी के अंदर हमें फिर से हमें ब्लू और लॉन्ग ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। और ब्लू लॉन्ग के अंदर जो है, अब हम इसका टेस्ट क्रॉस दे सकते हैं। टेस्ट क्रॉस देखिए, टेस्ट क्रॉस के अंदर हमें अब अपोजिट रेशो प्राप्त हो जाता है। अब हमें ब्लू लॉन्ग है वो 1 प्राप्त होता है, और ब्लू राउंड है वो 7, रेड लॉन्ग 7 और रेड राउंड जो होता है वो 1, यानी कि ब्लू लॉन्ग की जो 7 प्राप्त हो रहे थे, अब हमें इसका रिकॉम्बिनेंट जो है वो एक अवस्था के अंदर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रिकॉम्बिनेंट 1:1 रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए हैं, और इसका जो पेरेंटल है वो पैतृक संयोजन देखिए वो 7:7, तो ये सहलग्नता को दर्शाते हैं। तो जितना अधिक पेरेंटल संयोग होगा वह सहलग्नता को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इस स्थिति को इन एग्जाम्पल्स उदाहरण के माध्यम से हमने सहलग्नता को समझने का प्रयास किया है। तो कैपिटल BB और कैपिटल LL, जब इसमें बताया कि जब 2 डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं वो जो एक ही पेरेंट्स से आए हैं, तो ये साथ साथ रहने का कोशिश करते हैं और वंशागति करते हैं। तो इस स्टेज को हम यहाँ पर इसे कपलिंग या युग्मन कहते हैं। इसी प्रकार जब युग्मन क्रॉस को सिस फेज के अंदर प्रतिकर्षित करता है,
तो उस अवस्था को हम यहाँ पर उसको ट्रांसफेज कहते हैं, जिसके अंदर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल अलग अलग पेरेंट से आए हैं, और जैसे कैपिटल बी बी स्मॉल एल एल और स्मॉल बी बी कैपिटल एल एल तो सेपरेट हो गए, और सेपरेट होकर जनक प्लांट से F1 पीढ़ी के अंदर जब ट्रांसफ़र होते हैं तो जीन्स जो होते हैं वो सेपरेट या स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। तो बैटसन और पुर्नेट्स ने जो है वो सबसे पहले संलग्नता या लिंकेज पर इस अपना कार्य किया था, और उसके बाद 1910 के अंदर जो है मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग किए थे, और मॉर्गन ने ही कपलिंग और रिपल्शन का जो है फिनोमिना दिया था, और इसने इसके दो पहलू बताए थे। इसके अनुसार जो डोमिनेंट युग्म विकल्पी है वो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और कपलिंग की अवस्था के अंदर, जबकि जो रिपल्शन की अवस्था होती है, प्रतिकर्षण की अवस्था होती है, में ये जो समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार ये जीन्स में संलग्न जीन्स व इस प्रकार की जो फिनोमिना होता है, इस प्रक्रम को हम संलग्नता कहते हैं। और संलग्नता का जो सिद्धांत दिया था सबसे पहले 1911 के अंदर मॉर्गन के द्वारा दिया गया। तो मॉर्गन ने संलग्नता का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार जो है गुणसूत्र पर जो जीन्स होते हैं वो हमेशा पास पास ही रहते हैं, संलग्न जीन्स हमेशा पास पास रहते हैं, और गुणसूत्र पर ये जो जीन्स होते हैं वो लीनियर फॉर्म में या रेखीय क्रम में अरेंज्ड होते हैं। फिर है कि एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स जो होते हैं उनकी वंशागति में संचरण होने की पर उनको हम संलग्नता या संलग्नता कहते हैं। ये संलग्नता जो होती है वो लगभग जीन्स के बीच की दूरी के प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रकार संलग्नता 1/2 जीन्स के बीच की दूरी। उसके अंदर चौथा फैक्टर आता है कि जो जीन्स के बीच के अंदर युग्मन और रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण, युग्मन और प्रतिकर्षण की जो है वो लिंकेज के दो संलग्नता के दो घटक हैं। इसके अंदर कपलिंग और में डोमिनेंट युग्म विकल्पी यानी कि कैपिटल बी बी कैपिटल एल एल एक ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि रिपल्शंस के अंदर ये दोनों कैसे होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर हमेशा उपस्थित रहते हैं, जैसे कैपिटल बी स्मॉल एल एल स्मॉल बी बी कैपिटल एल एल। ये रिपल्शन की कंडीशंस है, और होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर कैपिटल बी बी और कैपिटल एल एल। इस प्रकार यह हमें संलग्नता है। संलग्नता में हमें यहाँ पर ये चीज़ हमें इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो जाती है। पांचवा पॉइंट आता है कि संलग्नता मैप किसे कहते हैं। जो संलग्नता मानचित्र होते हैं उनका बनाना। तो प्रत्येक जीव में जो संलग्न समूह होती है, समूह की जो संख्या होती है, उनके अंदर जो जीनोम होता है वो n या हैप्लोइड्स क्रोमोसोम्स की संख्या के बराबर होता है। जैसे अगर मटर है तो मटर में यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या जो होगी वो 14 होगी, तो यहाँ पर n = 7 लिखा जाएगा। ड्रोसोफिला है तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 8 होगी, तो यहाँ पर n = हो जाएंगी यहाँ पर 4। मनुष्य में है तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो हैप्लॉइड्स होने पर यहाँ पर हो जाएगी 23। इसी प्रकार जियामेज, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर्स और न्यूरोस्पोरा के अंदर जो फंजाई होती है उसके अंदर संलग्नता ये है, उसका गहन अध्ययन इनके अंदर हुआ है। तो अगर हमें पूछा जाए तो कि किस किस पर संलग्नता का अध्ययन हुआ, तो जियामेज, मक्का, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फल मक्खी और न्यूरोस्पोरा फंजाई जो है उसके ऊपर अब तक सबसे अधिक संलग्नता का अध्ययन किया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें कि अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज जीन्स का अरेंजमेंट किस तरह पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए शीश अवस्था के अंदर जो है वो कैपिटल ए बी एक ही जीन्स क्रोमेटिड पर अरेंज है तो ये डोमिनेंट है, और स्मॉल बी अदर क्रोमेटिड पे अरेंज है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये नॉन डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगोट्स कंडीशंस के अंदर प्रेजेंस होता है।
और दूसरा देखें तो यहाँ पर ट्रांस अवस्था के अंदर कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, तो ये हेट्रोजाइगोट कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। तो अब हम देखें कि टाइप्स ऑफ लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है तो है कि क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है, और कंप्लीट जो क्रॉसिंग ओवर अब हमें देखने को मिलता है वो एग्जांपल है ड्रोसोफिला के अंदर। इसी तरह जो है वो क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंस होता है इनकम्प्लीट लिथ्रस ऑर्डोरेथस के अंदर। तो है टाइप्स ऑफ लिंकेज कितने टाइप की होगी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट जो होती है वो ड्रोसोफिला के अंदर पाई जाती है लिंकेज, और इनकम्प्लीट जो होती है वो लिथ्रस ऑर्डोरेथस के अंदर इनकम्प्लीट लिंकेज हमें देखने को मिलती है। इसी तरह जो लिंकेज की जो मैपिंग होती है वो दो जीन्स है जो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, उनके बीच में पाई जाने वाली जो डिस्टेंस होती है उसके आधार पर लिंकेज मैप का निर्माण किया जाता है। और सबसे पहले स्टर्टवेंट 1911 के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर दो क्रोमोसोम्स के बीच के लिए लिंकेज मैप का इन्होंने निर्माण किया था। दो क्रोमोसोम्स के लिए लिंकेज मैप का इन्होंने निर्माण किया था। इसी तरह जो बारबारा मैक्लिंटॉक और इमर्सन 1948 ने मेज़ की जो लिंकेज मैप तैयार किए थे। मक्के के गुणसूत्र के लिंकेज मैप का निर्माण बारबारा मैक्लिंटॉक और इमर्सन के द्वारा 1948 में किया गया था। और ये है मॉर्गन यूनिट्स, और इसे हम मैप यूनिट भी कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है उसे सेंटीमॉर्गन कहा जाता है। और ये फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर जो है वो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनिस और टोटल प्रोजेनिस का डिपेंड के ऊपर फ्रिक्वेंसी को तैयार किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है लिंकेज की संलग्नता की। तो सबसे पहला है इसके द्वारा हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्राप्त जो संतति होती है प्रोजेनिस में, उसमें नेचुरल और प्राकृतिक सिलेक्शन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी तरह यहाँ जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है वो लिंकेज प्रोसेस के अंदर सहायक होते हैं। जैसे कि लिंकेज प्रोसेस के अंदर जो लिंकेज जीन होते हैं वो एक्टिव होती है, और इसी कारण उनका उपयोग है वो मार्कर जीन के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। और ये जो है वो गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रूप में लक्षणों को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक समाप्त होता है।